नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद की मेंबरशिप जाने पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट खो चुके राहुल गांधी अब सामान्य पासपोर्ट रख सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इसके लिए अनुमति दे दी है। हालांकि राहुल गांधी ने 10 साल के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें 3 साल के लिए ही दी है। बता दें, राहुल गांधी को संसद से अयोग्य होने के बाद उनके सांसद के विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं और इस वजह से उन्हें अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ा है। लेकिन उन्हें अब विदेश जाने के लिए एक पासपोर्ट तो चाहिए, तो उन्होंने एक सामान्य पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनको अदालत की मंजूरी की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से 9 सवाल पूछे हैं। विपक्षी पार्टी ने प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने जो सवाल पूछे हैं उनमें ये सवाल मुख्य हैं। पहला, ऐसा क्यों है कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों हो गए हैं? आर्थिक असमानता बढ़ने के बावजूद पीएम मोदी के दोस्तों को सार्वजनिक संपत्ति क्यों बेची जा रही है? दूसरा, ऐसा क्यों है कि 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसानों से किए गए समझौतों का सम्मान नहीं किया गया? एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी गई? पिछले 9 सालों में किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? तीसरा, आप अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में लोगों की कमाई को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? आप चोरों को भागने क्यों दे रहे हो? आप भाजपा शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार पर चुप क्यों हैं? चौथा, ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? 5, ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है? छठा, आप दलितों, महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों हैं? आप जाति आधारित जनगणना की मांग को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? सातवां, आपने पिछले 9 सालों में हमारे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर क्यों किया? आप विपक्षी दलों और नेताओं से बदले की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप लोगों की चुनी गई सरकारों को घिराने के लिए खुलेआम पैसों की पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? 8वां, ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया? गरीब, आदिवासी और ज़रूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला जा रहा है? 9वां, ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत के बावजूद मोदी सरकार ने उनके परिवारों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया? आपने अचानक ऐसा लॉकडाउन क्यों लगा दिया जिसने लाखों कर्मचारियों को घर लौटने पर मजबूर कर दिया और उन्हें कोई मदद भी नहीं दी? कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर शायद 9 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन वो झूठ का बड़ा पुलिंदा है। उन्होंने कहा ये कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा $10 बिलियन का है। चाहे डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल पेमेंट हो, जीएसटी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सड़कें, एयरपोर्ट, बिजली, किसानों की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, स्टार्टअप इंडिया की बात हो, आज विकास के हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये सब कांग्रेस को नहीं दिखता है तो कोई क्या कर सकता है? भ्रष्टाचार को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस करप्शन पर सवाल पूछ रही है, जिसके शासनकाल में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, बोफोर्स अंतरिक्ष घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला जैसे कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। कांग्रेस ने अपने लिए 4C ग्रेडिंग चुनी है: कट, कमीशन, करप्शन और कांग्रेस। यही है कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल पूछ रही है, वो भी चीन के संदर्भ में। कांग्रेस के मित्रों सुन लो, भारत की जमीन जो गई कांग्रेस की सरकार में ही गई है। आज गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है। ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है जिसने 300 चाइनीज ऐप को बंद किया। इसी तरह उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर मारा।
अगस्त 2020 में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कथित रूप से नफरत फैलाने वाला भाषण देने और आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है। अदालत पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर के खिलाफ जुबैर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें पहले ही मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा कि तुमने जुबैर के खिलाफ बड़े ऊर्जावान उत्साहपूर्वक तरीके से काम किया था, लेकिन मामला अब हड़बड़ी में खत्म हो गया है, जैसा कि उसे होना चाहिए था, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। लेकिन आपने इस आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? न्यायमूर्ति भंबानी ने जुबैर के खिलाफ ट्वीट पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई पर स्थिति रिपोर्ट मांगी। अदालत ने 14 सितंबर को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा, 6 सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का वक्त मांगा है। बता दें, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार को लगातार निशाने पर लेते रहने वाले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच गहरे मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी इसके लिए राजी होंगे? इस सवाल का जवाब तो राहुल और खड़गे ही दे सकते हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर केजरीवाल मिलना चाहते हैं और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा पारित अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन लेने और संघीय ढांचे व मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर हमले पर चर्चा करने के लिए आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद पिछले साल मई से तिहाड़ जेल में बंद आप नेता को जेल के बाथरूम में फिसलने के बाद लोकनायक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जमानत देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मामले पर कोई बयान जारी नहीं करने का निर्देश दिया है। बता दें, जैन फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। एक हफ्ते में ये दूसरी बार था जब सत्येंद्र जैन को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा था। जेल अधिकारियों के मुताबिक जेल के बाथरूम में गिरने के बाद सोमवार को सफदरजंग अस्पताल में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट को लेकर जांच की गई थी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। सेंगोल के चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच अखिलेश यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की बेंच ने एडवोकेट सीआर जया सुकिन द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने मामले को वापस ले लिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि यह याचिका क्यों दाखिल हुई है। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा। इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। सबसे पहले गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव का एक वीडियो भोपाल प्रदेश कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया, जिसको सत्य हिंदी ने कल बुलेटिन में शामिल किया था, जिनका सीधा हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया पर था। वो कह रहे थे कि भीड़ में कुछ लोग खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन वो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि हम बीजेपी में हैं। इसके साथ ही उन्होंने लंबी बात कही। इसके अलावा द हिंदू लिखता है कि तनाव केवल यादव और सिंधिया के समर्थकों के बीच नहीं है, बल्कि पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया के दिए बयानों और उनके समर्थकों के प्रदर्शन पर भी चर्चा कर रहे हैं। वहीं जबलपुर सीट से पूर्व मंत्री और विधायक हरचेंद्रजीत सिंह बब्बू ने 2 दिन पहले प्रदेश बीजेपी प्रमुख वीडी शर्मा के प्रति नाराजगी जताई थी कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। बीते सप्ताह अनूपपुर से नेता अखिलेश द्विवेदी ने आरोप लगाया था कि पार्टी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह ने कहा था कि वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार इस तनाव पर चर्चा के लिए पार्टी नेता नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वो आदिवासियों के सरना को
एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त धार्मिक श्रेणी के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव के लिए केंद्र की मंजूरी दिलाने में मदद करें। बता दें, सरना आदिवासियों के अनुयायी अपने आप को प्रकृति के पूजक बताते हैं, जो दशकों से अलग धार्मिक मान्यता मिलने के लिए मांग कर रहे हैं। साथ ही उनकी मांग है कि अगली जनगणना में धार्मिक कॉलम में एक और विकल्प सरना शामिल किया जाए। बता दें, झारखंड विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव में सरना को जनगणना में एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग थी। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से जूझ रहे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो संतों की अगुवाई में सरकार पर इसे बदलने के लिए दबाव डालेंगे। बता दें, ब्रजभूषण सिंह अयोध्या में 5 जून को संतों का सम्मेलन करा रहे हैं। इसी की तैयारी के सिलसिले में उन्होंने पत्रकारों से पॉक्सो एक्ट के कथित दुरुपयोग की बात कही। उन्होंने दावा किया कि इस सम्मेलन में 11 लाख साधु संत हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हम साधु संतों के नेतृत्व में सरकार पर इसे बदलने का दबाव डालेंगे। ये कानून कांग्रेस लाई थी, लेकिन इसके पहलुओं पर विचार किए बगैर। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।